नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं मनी सेंट्रल, जिसमें हम अर्थव्यवस्था, नीति और साथ ही में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को डीकोड करते हैं। देश की इकोनॉमी और जेब से जुड़ी हर खबर जिसे आप डिटेल में समझना चाहते हैं, उसे हम लेकर के आते हैं और इन खबरों को समझने में मेरी मदद करते हैं आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रियंका, नमस्कार। तो आज पवन सर से बहुत सारे मुद्दों पर बात होने वाली है और इससे पहले एक बात हम जो रखना चाहते हैं वो ये कि किस तरह से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था की मुश्किलों के जिस मुहाने पर सरकार खड़ी हुई है, असल में उसके पीछे वजह क्या सरकार का खुद का रवैया रहा है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि महज 5 महीने पहले ही देश का आम बजट सरकार ने पेश किया था और उस वक्त सरकार के पास मौका था कि वो इकोनॉमी के पहियों में लगी जंग को छुड़ा सके, लेकिन सरकार को शायद लगा कि लोगों की जेब पर बने बोझ, सुस्त होती ग्रोथ और नौकरियों के मोर्चे पर मचे हाहाकार की बातें बेमानी हैं। और अब जब मामला हाथ से निकलता दिख रहा है तो सरकार हरकत में आ गई है और इसीलिए बजट में होंगे कुछ बड़े ऐलान और यहीं से आज हम करेंगे मनी सेंट्रल की शुरुआत। सभी की नजरें हैं बजट पर। इसके बाद खबर पेट्रोल और डीजल के फ्रंट पर भारत को लगने वाले जोरदार झटके की। इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर जहां हमारा फोकस रहेगा वो है आपकी जेब पर कर्ज का बोझ किस तरह से फिक्र बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। इसके अलावा आपके निवेश से जुड़ी हुई एक खबर भी हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पवन सर से बातचीत का सिलसिला और सबसे पहली खबर उसे मैं पहले आपके लिए लेकर आती हूँ और फिर उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पवन सर के साथ। सबसे पहली खबर है बजट से जुड़ी हुई। सीधे तौर पर आपकी और हमारी जेब पर इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। दरअसल इकोनॉमी के सामने मुश्किलें बढ़ती देखकर सरकार हरकत में आ गई है। सरकार के पास एक बड़ा मौका भी है। सरकार डिमांड और ग्रोथ बढ़ाने के लिए बजट में बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। इन उपायों में मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ, इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ के उपाय, नौकरियां पैदा करने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने समेत बड़े कदम शामिल हैं। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री दफ्तर में हुई बैठक में बजट पर चर्चा हुई है। सरकार नई टैक्स सूची में बड़ी रियायतों का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स और टीडीएस नियमों का भी जो है आसान बनाने को लेकर ऐलान हो सकते हैं। इनकम टैक्स छूट बढ़ाने से डिमांड को मजबूत किया जा सकता है और पिछले बजट में ऐलान की गई एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम्स के जरिए भी नौकरियां पैदा करने पर जोर रह सकता है। बजट में सरकारी कैपेक्स पर भी फोकस रहने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ सस्ते इंपोर्ट से इंडस्ट्री को बचाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव हो सकता है। तो अब लग रहा है कि सरकार बजट को लेकर एक तरह से एक एक्शन प्लान बनाती हुई नजर आ रही है। जो खबरें मिल रही हैं, जो संकेत हमें मिल रहे हैं, उसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं। अब पवन सर का व्यू भी इस पर ले लेते हैं। आपको लग रहा है कि ये बजट जो है गेम चेंजर हो सकता है? सरकार के पास ये मौका है कुछ चीज़ों को बदलने का और क्या इस बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ राहत मिल सकती है आम आदमी को? नमस्कार प्रियंका। पता है प्रियंका, कुछ ना हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, गेम चेंजर, बिग बैंग, ये सब ना हम पत्रकार लोग अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं और अपने आप ही खुश होते हैं और हम समझते हैं कि साहब ऐसा है कि हमने तो बड़ी ढेर सारी बातें इसके बारे में कह डाली। आप और हम जितने जितने चिंतित हैं बजट को लेके, सरकार उतनी चिंतित नहीं है। वो उसको उनके लिए काम है, हमारे लिए वो खबर है। आप ऐसे इसको समझिए और इसका थोड़ा स्वाद लीजिए। देखिए इस बात को जब प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में जब इस पे बात हुई तो बाकायदा उस मीटिंग में मतलब बजट में खासकर रेवेन्यू से मुतल्लिक ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि क्या टैक्सेशन में क्या किया जा सकता है ताकि जो इस देश में जो कंज्यूमर्स हैं उसको भी फायदा हो, साथ ही साथ टैक्सेस का क्या स्ट्रक्चर हो जिससे ऐसा लगे कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा आए कंज्यूमर्स का, और फाइनली उनके पैसे का मार्केट में क्या इस्तेमाल हो रहा है ताकि कम से कम जो पैसे सर्कुलेशन में आ और उसका ग्रोथ पे बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो। देखिए 2-3 मोटी मोटी चीजों पे गौर करते हैं। अभी बजट को मेरे ख्याल से इस वीक में बाय द एंड ऑफ दिस वीक बजट को जो है एक अंतिम स्वरूप दे दिया जाएगा।
जैसे जैसे न्यू टैक्स रेजिम में जो हाउस लोन पे जो एक तरह से कहें तो उसको उसको इसमें शामिल किया जा सकता है, जो कि अभी उसमें उस कैटेगरी में नहीं आता। तो ऐसे ऐसे और भी ढेर सारे प्रयास हैं जो सरकार कर रही है। जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स में टैक्स कट कर दीजिए और उससे देखिए कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो उसका मार्केट में इस्तेमाल होगा, और फिर आपको कम से कम जो सबड्यूट सा ग्रोथ दिख रहा है उससे 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 निजात पाई जाएगी, और ये जो पैसे लोगों के हाथ में नहीं आ रहे हैं वो पैसे उसका इस्तेमाल मार्केट में स्पेंडिंग के तौर पे किया जाएगा। और टैरिफ्स की बात आपने की, टैरिफ पे इंडस्ट्री के 10 तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए गए। जो अभी मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ की, उसमें रिवेन्यू पे जो फोकस किया गया उसमें हुआ कि क्या कोई जैसे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में कुछ छूट दी जा सकती है जो कम से कम ऐसा होगा कि हमको कल कोई महंगाई कम करने में भी काम आएगी। तो कोई 360 डिग्री बजट में ऐसे प्रावधान किए जाए जिससे महंगाई पे भी लगाम लगाया जा सके, जिससे ग्रोथ में मोमेंटम आए। एक तरह से कहें तो रिलीफ हो इंडस्ट्री के लिए, और उस पैसे का जो है वो आप रिपल इफेक्ट जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जिस बिग बैंग और कौन सा शब्द आपने इस्तेमाल किया गेम था? चेंजर। मुझे दो बार गेम सोचना होगा गेम अपने शब्दों के चयन गेम के पहले। गेम 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 चेंजर। इस ओके। अब वक्त सरकार देखिए पिछले 3-4 महीने से जो देश में ग्रोथ की हालत है, जिसमें रूरल स्पेंडिंग की आप बात कर लीजिए, अर्बन स्पेंडिंग की बात कर लीजिए, तो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। और खाली आप अगर ब्लेम करते रहेंगे रिजर्व बैंक पे कि साहब ग्रोथ रेट कम हो गया है, ग्रोथ रेट कम हो गया है, तो इस देश में ग्रोथ रेट बढ़ाने का ठेका रिजर्व बैंक का नहीं है। ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है कि देश में ग्रोथ रेट बढ़ाई जाए, ये सरकार का काम है कि देश में ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाई जाए। देखिए क्या सप्लाई चेन कैसे सुधारा जाए, बाकी जो और दूसरे स्टेप्स, फिस्कल स्टेप्स हैं वो क्या लिए जाए ताकि देश में ग्रोथ रेट हो। खाली आरबीआई पे आप अगर बोझ डालेंगे तो मेरे ख्याल से ये आरबीआई का काम नहीं है कि वो ग्रोथ पर केवल वो ध्यान दे। तो ये जो सारी बातें आप देख रहे हैं, इसमें अखबारों में 10 तरह की खबरें आई हैं, जिसमें टैरिफ से रिलेटेड है, जिसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें बाकी और जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड है। सरकार को ये लगता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे हाउस लोन पे जब अगर उससे रिलेटेड कोई प्रावधान आप पैसा लाएंगे जिसमें लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो सरकार को लगता है कि ऑटोमेटिकली जो कहीं ऐसा हो कोई रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूस्ट आए जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो ग्रोथ रेट में बहुत उस वहां से कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह के ढेर सारे प्रयास चल रहे हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पे जो बजट में आना है उस पे लगभग फैसला हो चुका है। इस जो थोड़ा बहुत लास्ट मिनट चेंजेस हैं वो मेरे ख्याल से इस हफ्ते के अंत तक उस पे भी मुहर लग जाएगी। लेकिन पवन सर, एक सवाल, सरकार 6 महीने पहले ही चुनाव के बाद अपना पहला बजट लेकर आई। आपको क्या लग रहा है कि वहां पर वो सेंस करने में नाकाम रही कि देश की इकोनॉमी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? क्योंकि हम अब जब ग्रोथ की जो एस्टिमेट्स, एडवांस एस्टिमेट्स हमने देखे 2024-25 में देश की ग्रोथ फिसल कर 4 साल के लो 6.4% पर आ सकती है, और एक साल पहले ये ग्रोथ कहाँ बात हो रही थी 8.2% की। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर समझने में इकोनॉमी के हालात, ग्रोथ के चैलेंजेस, कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई है? अब प्रियंका होता है ऐसा, आप देखिए मतलब पास में भी आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे भी सकता हूँ अभी, पर मुझे बहुत जोर डालना पड़ेगा दिमाग पे। कई बार आपको सब कुछ ठीक चल रहा होता है और सडनली सरकार, जैसे मान लीजिए जो ग्रोथ रेट लास्ट ईयर आया था, उस ग्रोथ रेट पर सरकार को मैं एक तरह से कहें तो मतलब मैं उसको एरोगेंस तो नहीं बोलूंगा, पर एक निश्चिंतता थी कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो 6.5, 6.7, 6.8 के आसपास ग्रोथ रेट हमारा आ जाएगा। अब वहां से 7.2 तक पहुंच जाएगा। अब जब आप जैसे जैसे
जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर में आप घुसते गए वैसे वैसे आपको पता चलता गया कि ओ ये तो बहुत गड़बड़ हो गई समझ में। ये तो फिर उसके बाद आरबीआई ने उसको रिवाइज किया और अब देखिए जब एडवांस स्टेज में उससे भी नीचे 6.4% पे जाकर हम लोग टिके हैं। और खुदा न खास्ता मेरा अपना अंदाजा है कि जनरली एडवांस एस्टिमेट आप देखेंगे तो हर साल उसमें ना जो जो फाइनल फिगर आता है उसमें से थोड़ी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इस बार जो एडवांस एस्टिमेट आए हैं कहीं ऐसा न हो कि ये 6.46 पे जाके अटक जाए। ये सरकार इस माइंडफुल है इस फैक्ट से कि अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे, अगर स्पेंडिंग नहीं बढ़ाएंगे, अगर मिडिल क्लास के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं देंगे तो उसको आने वाले टाइम में ग्रोथ रेट को इस तरह से मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। और मेंटेन करना तो छोड़िए, कहीं नीचे न चला जाए। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा एक मतलब सरकार पैनिक सिचुएशन में तो नहीं है, बट सरकार इस बात को समझ रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए, जो इलेक्शन के बाद बजट आते हैं ना वो बड़ी जल्दी में प्रियंका बनाए गए होते हैं। सरकार को नहीं पता होता है क्या होगा। हालांकि खैर इस मामले में तो ये सरकार थोड़ी पिछली सरकारों से ज्यादा काम किया है। ये है इन द सेंस कि उनको लगता है कि हम तो चुनाव में आ ही रहे हैं, तो शायद कुछ कुछ काम बीच बीच में भी चल रहे थे इलेक्शन के टाइम पे भी। तो लेकिन इस बार का जो बजट है ये फुल फ्लेजेड सरकार को लगता है कि मतलब सत्ता में आने के बाद जो जुलाई का बजट चला गया उसके बाद क्या ये सरकार कोई नई दिशा देना चाहती है, जो शायद जिसको फॉलो अप करके अगले 5 साल तक उसकी उसके आधार पे मतलब उसकी कमाई को खाया जा सके। बिल्कुल। कमाई खाया जा सके से मेरा मतलब हुआ कि बजट के ऐसे प्रावधान होंगे जिससे कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इम्पैक्ट होगा और मल्टीप्लायर इसका इम्पैक्ट होगा। और जिसको जो इस सरकार के लिए लगता है कि 10 साल के बाद एक बढ़िया काम किया जो अगले 5 साल तक चलेगा। मुझे लग रहा है इस फिराक में सरकार है। अब कितना वो उसको लागू कर पाती है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन मैं अभी बजट के पहले की बात है, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके लिए थोड़े फैक्ट्स आपके पास होने जरूरी है। लेकिन आप जो भी कह रहे हैं उससे मैं अब अपने शब्दों पे ज्यादा अडिगूं कि गेम चेंजर हो सकता है। दिशा तभी बदलेगी जब एक ठोस हम यहाँ से कुछ निकलते हुए देखेंगे। जैसे प्रियंका, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए सरकार ना क्या है कि पॉलिटिक्स में रेसिस्टेंस बहुत बड़ा कारण होता है। आज किसी रिफॉर्म्स को अगर करना चाहते हैं आप, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट का, आप ये बताइए ना कि डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर अरुण जेटली के जमाने को छोड़ देंगे, जिसमें सेक्रेटरी एक होते थे सज्जन जिनका नाम था नीरज गुप्ता, उसके बाद आप देखिए डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट में कोई फाइलें नहीं चल रही हैं, कोई उनका सारी की सारी इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। आप किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, आपको उसका फर्क दिखेगा कि कहीं पे काम नहीं हो रहा है। जो जो कंपनियां डाइवेस्टमेंट की लाइन में थी, मोनेटाइजेशन की लाइन में थी, वो नहीं हो रही। तो ना होता क्या है कि जनरली पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे मौके आते हैं और वो मौका भी सरकार के पास आ गया जिसमें सरकार को, मेरा सिर्फ एक डाउट है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के ये नहीं कर पाएंगे। ये कोएलिशन की सरकार है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, फाइन सर, पॉइंट टेकन। और हम तो अब लगातार बात करते रहेंगे बजट के रन अप तक इस मुद्दे पर। अब बात कर लेते हैं तेल की, पेट्रोल और डीजल की। कच्चे तेल के मोर्चे पर सरकार के लिए बीते 1.5-2 साल बढ़िया रहे हैं। तेल भारत के खजाने पर ज़्यादा बड़ा बोझ साबित नहीं हुआ है। अब इसे सही कहें या गलत, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग ने तेल मार्केट में भारत के लिए बड़ा मौका पैदा कर दिया है। रूस पर प्रतिबंध लगे तो भारत को डिस्काउंट प्राइस पर रूस से तेल मिलने लगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन के आने के ठीक पहले अमेरिका में रूसी तेल पर प्रतिबंध बेहद कड़े कर दिए हैं और इसने भारत के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी भी कर दी है। दरअसल भारत को रूस से मिलने वाले सस्ते तेल का रास्ता रुकता हुआ अब दिख रहा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अमेरिकी कदम का तत्काल भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तेल रास्ते में है उसे भारत आने में 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी इस मुसीबत का असर 2 महीने बाद दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, पवन सर से ही पूछते हैं कि पहले से ऊंची महंगाई से जूझ रहे आम लोगों पर क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अब जो है नई आफत खड़ी कर सकती है? प्रियंका, मैं देख रहा था कि क्रूड मार्केट में आज क्रूड की कीमत क्या थी, तो लगभग मेरे ख्याल से मुझे
करीब 79 रुपीज के आसपास दिख रहा है। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले अभी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें इस तरह से व्याख्या की गई है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से जो रिस्क बढ़े हैं, उससे ऑयल का जो प्राइस है वो अ, अगले कुछ महीने में 85 के आसपास चला जाएगा। तो और कुछ हफ्ते में तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। देखिए, जाते जाते बिडेन साहब ने जो ये किया है कि जो सैंक्शंस और ज्यादा लगाया है, उसमें भारत के लिए मुश्किल सिर्फ ये है कि उसको डिस्काउंटेड रेट पे कंसेशन के आधार पर रशिया से ऑयल लाना मुश्किल हो जाएगा। जो जिस वेसल्स की बात आप कर रहे हैं, जिसमें जो रशिया के जिन दो कंपनियों का है, जिसमें एक तो गैज़प्रोम है और दूसरी एक और कंपनी है, जिसके करीब 162-163 वेसल्स के आसपास हैं जो इससे प्रभावित होंगे। जो रास्ते में तेल है, जिसकी खेप निकल चुकी है, उसको पहुंचने में 6 से 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या उसके बाद रशियन ऑयल में भी रिडक्शन मान लीजिए हो जाएगा, फिर इरानियन ऑयल में भी कहीं इसी नौबत ना, जब वहां पे रिडक्शन हो तो प्राइस में बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंजेस होंगे, खासकर भारत के लिए, जहां पे ऑलरेडी आपके पास एल्बो रूम इस हिसाब से कम है। ये इस वक्त देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा प्रियंका, जब बजट में, देखिए हर साल के बजट में ना हम लोग ऑयल को हेज करते हैं कि इस साल ऑयल ऑयल कितने पे रहेगा, ये बजट करते हैं हम लोग। हम देखते हैं पहले तो उसी से आपको संकेत मिल जाएगा, अब जो बजट में जब ऑयल का प्राइस बजट होगा कि इस साल कितना प्राइस रहने वाला है, तो आपको सबसे पहला संकेत वहीं से मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर निगाह रखने की जरूरत है आपको और हमको भी, तो उससे बहुत काफी चीजें साफ हो जाएंगी। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो एनालिस्ट लोग कहते हैं कि साहब ऐसा हिंदुस्तान के लिए ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो देखिए प्राइस पे चिंता की बात है, जिस प्राइस पे आप रशिया से आप ले रहे थे उस प्राइस पे आपको कहीं और से मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि गारंटी नहीं है। आप यूएस से अपनी खेप बढ़ाएंगे, आप दूसरे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उससे अपनी खेप बढ़ाएंगे। ये एक चिंता की बात है कि काफी स्पेयर कैपेसिटी ऑलरेडी ओपेक कंट्रीज के पास है, तेल की कीमतों में ज्यादा उछाल का डाउट या ज्यादा उछाल की कोई अनिश्चितता झेलने का कम से कम अभी नहीं लग रहा है। 2 महीने बाद देखा जाएगा कि कैसे ओपेक के प्रोडक्शन का कैसे 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 रोल आउट होता है। उसके बाद ट्रंप के आने के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिसी वगैरह है वो कैसे कैसे रोल आउट होती है, वो कैसे एग्जिबिट करता है अपने आप को। तो मेरे ख्याल से ये वो उस जगह पे अभी हैं जहां पे भारत के लिए दो चिंता है। एक तो ये कि आपको ज्यादा पैसे देकर आपको ऑयल खरीदने की नौबत आएगी, और दूसरा कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ से 78 से 82 पे भी चला जाता है, जिसके चांस बहुत ज्यादा है अगले अगले एक हफ्ते में, तो उस सूरत में आपके पास ऑलरेडी अभी हम लोग कल फॉरेक्स की बात कर रहे थे कि फॉरेक्स पे हमारा बहुत दबाव है। तो इन सब जगहों पे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली इसका असर महंगाई पे दिखेगा। ओके चलिए एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा लेकर आते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार के कान ये खड़े करने वाला है। दरअसल कंज्यूमर स्पेंडिंग रफ्तार पकड़ती हुई नहीं नजर आ रही है। रूरल और अर्बन दोनों जगह डिमांड सुस्त बनी हुई है। इसे लेकर लगातार फिक्र जाहिर की जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का वॉल्यूम 5% की सुस्त रफ्तार से बढ़ा है। माना जा रहा है कि कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के लिए तीसरा क्वार्टर कमजोर रह सकता है। अब एक तरफ लोगों की खपत कमजोर पड़ रही है, वहीं लोगों पर कर्ज भी बढ़ रहा है। आरबीआई का हालिया डेटा बता रहा है कि लोगों की उधारी जून 2021 के 77 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर जून 2024 में 120 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। भारतीय परिवारों पर कर्ज टू जीडीपी का जो रेशियो रहता है उससे देखने से पता चल रहा है कि इसमें 4.4% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर जीडीपी के 41% पर आ गई है। पवन सर, मैं और आप लगातार हम ये बात भी कर रहे हैं कि डिमांड में एक स्ट्रेस है। रूरल और अर्बन दोनों के डिमांड पिकअप में एक स्ट्रेस नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ये कर्ज टू जीडीपी रेशियो जो है, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, ये भी थोड़ा सा जो दिख रहा है बढ़ता हुआ। तो ये आपको क्या लग रहा है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए स्ट्रेसफुल टाइम्स अहेड? पहले डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहे हैं प्रियंका। देखिए डेट टू जीडीपी मतलब मैं थोड़ा इस मामले में
कंजर्वेटिव उस तरह से कंजर्वेटिवली नहीं सोचता हूँ जैसे कि बाकी और दूसरे लोग सोचते हैं। बहुत सारे इसमें दो अर्थशास्त्रियों में बड़ी दो राय है। एक तो लोग ये मानते हैं कि साहब ऐसा है कि डेट जीडीपी रेशियो बहुत दुनिया के सभी उन जगहों पे देखेंगे, जैसे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, जो और दूसरे और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें डेट टू जीडीपी रेशियो देखिएगा तो बहुत हाई मिलेगा आपको। तो बात उसकी नहीं है, बात यह है कि डेट टू जीडीपी रेशियो ठीक है अपने यहाँ अभी भी बहुत मतलब इसको ऐसा कोई बेलगाम नहीं बोलेंगे सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो ठीक है, मतलब इतना कोई जब आप हर साल अपनी फिजिकल स्ट्रेच करेंगे, फिजिकली स्ट्रेच करेंगे, आप स्कीम लाएंगे, आप चाहेंगे ग्रोथ भी हो, लोगों के हाथ में पैसा जाए, बजट का आकार प्रकार बढ़ाएंगे तो जीडीपी और डेट जीडीपी रेशियो बढ़ना वो इतना बड़ा मुझे खतरा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि उस पर भी सरकार का ध्यान है, पर वो धीरे धीरे आप उस पर लगाम देखेंगे। एकदम से आप एक साल में आज डिसाइड करेंगे कि साहब इस साल हमें डेट टू जीडीपी रेशियो एक सर्टेन अमाउंट में कम कर देना है और जो कि बड़ा वॉल्यूम होगा, ऐसे हो नहीं पाएगा, ऐसे होता नहीं है। अब जो दूसरा दूसरा क्या सवाल था आपका? ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए कितना स्ट्रेसफुल है, क्योंकि डिमांड में पिकअप नहीं है, रूरल और अर्बन नहीं, दोनों। वो रहेगा। इसके पहले पहले सवाल में भी हम लोग प्रियंका यही बात कर रहे थे कि सरकार इस बात को समझ गई है कि जो अक्टूबर जो सेकेंड क्वार्टर से प्रेशर जो है डिमांड नहीं है और अर्बन सेंटरों में दिक्कत है, जो रूरल थोड़ा सा बेहतर था। तो जहां जहां डिमांड सुस्त हो गई, जहां जहां डिमांड नहीं है, उसके चक्कर में कंपनियों की सेल्स कम हो गई है, उनकी अर्निंग्स खराब हो गई हैं। तो वो असर आपको पिछले जीडीपी के आंकड़ों पे दिखा। लेकिन सरकार इस बात समझ रही है कि वो जो 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 इस क्वार्टर में जीडीपी का ग्रोथ रहा है वो उसी क्वार्टर उसी के उसके आसपास ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड में चैलेंजेस बने रहेंगे, इकोनॉमी में ग्रोथ पर चैलेंजेस बने रहेंगे। इसके पहले हम लोग, अब मैं को रिलेट करता हूं, जैसे इसके पहले 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 सवाल पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही था कि इसको कैसे सरकार समझती है कि इससे कैसे पार पाया जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इससे कैसे जूझा जाएगा। तो उसका तरीका यही है कि आप पब्लिक स्पेंडिंग सरकार बढ़ेगी। देखिए जो प्राइवेट कंजम्पशन पे सरकार बहुत चिंतित है, तो लिहाजा सरकार को लगता है कि इस साल एक्चुअली पब्लिक स्पेंडिंग के लिए सरकार को इतना टाइम नहीं मिला बिकॉज इट वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। क्योंकि जुलाई में बजट आएगा तो आप कितना भी खर्च कर लेंगे तो कितना कर लेंगे। उसको सरकार समझती है कि डिमांड में सुस्ती है, और डिमांड में सुस्ती को सारी कंपनियों के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो उसके इंडिकेटर्स हैं, वो सब नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं है। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि सरकार अभी सबसे पहले तो अभी देखिए कि जो अभी नेक्स्ट आपके पास एमपीसी की पॉलिसी आती है उसमें क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पॉलिसी अनअटेंडेड चली जाए, क्योंकि सरकार में एक तरह से सिचुएशन ऐसी हो गई है। जब अभी तो ये बहुत बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि साहब ऐसा पिछला गवर्नर जो है वो ग्रोथ के लिए कुछ करने रहे हैं, अब कल को ये कह देंगे कि साहब ऐसा है कि हमारे पास तो हालात नहीं है अभी रेट कट के। उस सूरत में और क्या करिएगा। तो इसलिए मैं बड़ा क्यूरियस हूं कि अभी जो नेक्स्ट जो एमपीसी की पॉलिसी आती है उसमें रेट क्या रहता है। फरवरी काफी एक्शन वाला महीना रहेगा आर्थिक जगत के लिए, बजट और उसके बाद एमपीसी के बैठक, वो भी नए गवर्नर के साथ। आखिर में अब बात करते हैं आपकी जेब की और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, जहां एक ट्रेंड अलग ही नजर आ रहा है। शेयर बाजारों में भले ही हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गोल्ड की चमक बरकरार बनी हुई है। कभी कहा जाता था कि गोल्ड और मार्केट जो है डीकपलिंग है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, लेकिन अब दोनों एक साथ ही चढ़ या गिर रहे हैं काफी समय से। लेकिन क्या मौजूदा माहौल का उलट तस्वीर दिखा रहा है ये? क्योंकि दिसंबर 2024 में जब हम
ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लोज को देखते हैं तो ये 6 साल के हाई पर थे। इसमें 77.8 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। इशारा इस बात का मिल रहा है कि जब बाजार बुरी तरह से टूट रहे हैं तो लोगों को गोल्ड निवेश का सेफ और बढ़िया ठिकाना नजर आ रहा है। एशिया में तगड़ी खरीदारी के चलते गोल्ड ईटीएफ चमक रहे हैं। भारत, चीन, सब जगह गोल्ड ईटीएफ में तगड़े इन्फ्लो आ रहे हैं। यहाँ एक और मजेदार आंकड़ा सुनिए, ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 2023 के मुकाबले 2024 में करीब 40% उछलकर 22.63 अरब डॉलर प्रतिदिन पर पहुंच गई, जो कि WGC के रिकॉर्ड में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा है। यानी लोग शेयरों में नहीं, गोल्ड में ट्रेडिंग करके मुनाफा बना रहे हैं। तो पूरा 2024 गोल्ड और इक्विटी के लिए बहुत ही खास रहा, दोनों एक साथ चढ़े हैं। अब 2025 की शुरुआत है, अभी तो बाजार वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ गोल्ड पर नजरें रहेंगी। पवन सर, शेयर बाजार से लोगों का भरोसा जो है, अभी तक बाजार जिस तरह का रुख बना हुआ है, लगातार अक्टूबर से हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी इतनी हावी होती हुई, क्या आपको लग रहा है शेयर बाजार से दूरी रख के गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है भरोसेमंद ज्यादा लग रहा है? देखिए, मैं वही डेटा देख रहा था प्रियंका। मैं उसमें डेटा के जैसा उसमें इनसाइट में जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि ये नॉर्थ अमेरिका में कुछ दिक्कत थी, और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड में पर्टिकुलर केस अगर आप पूछेंगे, स्विट्जरलैंड और एक दो और मार्केट्स में, बाकी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में सब जगह आपको एक बोयंसी दिखी। और खासकर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे काम का, ऐसे इंडिया और चाइना, ये दो मार्केट हैं जो हमारे काम के, जिसपे हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल अभी। देखिए क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको लगता है कि वो अभी भी अट्रैक्टेड हैं गोल्ड ईटीएफ में, क्योंकि खासकर इंडिया में जो अभी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आपको दिखी मार्केट में। मतलब पिछले 4-5 महीने में इतनी वॉलेटिलिटी है, कब डाउन, और एफआईआईज ने पैसे निकाले। तो ये जो वॉलेटिलिटी राइज जो इक्विटी मार्केट में है, इसलिए इसमें गोल्ड ईटीएफ में आप देख रहे हैं इतना ट्रेंड ऊपर से ऊपर चढ़ने का। और जो लोगों को ये लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें रिटर्न बेहतर है, जिसमें एक तरह से कहें तो स्टेबिलिटी है। तो कहाँ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झंझट मोल लेंगे? तभी आप देख रहे हैं कि 8 मंथ इन रो आप देख रहे हैं ये इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह से कहें चढ़ा हुआ है। चाइना में भी, इंडिया में भी। तो ये जो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, ये उसी का परिणाम है। और उसमें जो सेलेक्टेड मार्केट है उसको छोड़ करके और कुछ सेलेक्टेड जो मंथ है उसी में डाउन है, बाकी सब में मतलब आप बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है गोल्ड ईटीएफ के मामले में। मुझे लगता है कि एक वहां पे स्टेबिलिटी है, प्लस वहां पे सेंटीमेंट बेहतर है, प्लस वहां पे रिटर्न बेहतर है। इसलिए लोग कहाँ झंझट में पड़ेंगे इक्विटी मार्केट में, इसलिए ईटीएफ में लोग पैसा लगा रहे हैं। और फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको गोल्ड ईटीएफ का मिलता है, जहां आपको कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे कुछ क्लिक से आप इसे खरीद भी लेते हैं। तो एक ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड ईटीएफ देता है निवेशकों को। थैंक यू सो मच पवन सर, आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। कल होती है मुलाकात सर, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। तो मनी 9 में इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी की खबरों को हम आपके लिए आसान बनाते हैं। आपको हमारा शो कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।